नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल साइंस। मैं आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ फिजिक्स से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए हम समझ लेते हैं विद्युत धारा क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं धारा यानी कि करंट। करंट किसे कहते हैं? किसी भी चीज का लगातार प्रवाह धारा कहलाता है। जैसे हम समझ लेते हैं दूध फेंक दे रहे हैं, दूध लगातार बह रहा है, उसका लगातार प्रवाह हो रहा है तो उसे दूध की धारा कह लेंगे। उसी तरीके से नदी में जल लगातार प्रवाह हो रहा है, लगातार बह रहा है पानी, तो उसे हम नदी की धारा कह लेंगे। उसी तरीके से पेट्रोल, डीजल कुछ भी अगर फेंक दे रहे हैं, लगातार बह रहा है, उसका लगातार प्रवाह हो रहा है तो उसे उसकी धारा कह लेंगे। चलिए हम आगे समझ लेते हैं। धारा को एम्पियर से मापते हैं, मतलब धारा का मापक एम्पियर होता है। चलिए देख लेते हैं 1 एम्पियर इक्वल कितना होता है। 625 पे 0, इसके आगे 15 जीरो बढ़ा लेंगे हम। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। चलिए हम इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अगर किसी भी इंसान को जब करंट लगता है तो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट उसे लगता है, यानी कि 1 सेकेंड में 625 पे 0 फिर 15 जीरो इतना इलेक्ट्रॉन उस इंसान के शरीर में प्रवेश कर देता है। मतलब सोच सकते हैं आप कि इतना इलेक्ट्रॉन का उसे झटका लगता है। चलिए हम आगे समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है। चलिए हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन आगे इसलिए बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पीछे से कोई धक्का देता है। चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन को पीछे से धक्का कौन देता है। इलेक्ट्रॉन को पीछे से धक्का देता है वोल्टेज और रोकता है दीवार समझ लीजिए, कुछ भी रोकता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। वोल्टेज धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को और प्रतिरोध रोकता है। अगर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट में करंट है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ब्रेक लगाने का काम करता है प्रतिरोध। अगर मेरा करंट है 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर वही मेरा करंट 220 वोल्ट है तो वही इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और इन दोनों के प्रक्रिया से, यानी कि वोल्टेज आगे बढ़ रहा है, प्रतिरोध रोक रहा है, इन दोनों के प्रक्रिया से बीच में इलेक्ट्रॉन घिसता रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वोल्टेज आगे बढ़ता रहता है और प्रतिरोध रोक देता है तो बेचारा बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाता है। उसी तरीके से अभी अगर परिपथ मार्ग में ले जाएं तो उसी तरीके से जैसे अभी हमने बताया कि वोल्टेज आगे बढ़ता है, प्रतिरोध रोकता है, तो उसी तरीके से होता है। मतलब परिपथ में ले जाया जाए तो उस तरीके से टंगस्टन, नाइक्रोम, कापर इत्यादि, मतलब करंट की वजह से कोई गर्म होता है तो कोई घूमता रहता है, तो फिर कोई लाइट प्रकाशित हो जाता है। चलिए हम समझ लेते हैं टंगस्टन, नाइक्रोम, कापर किस तरीके से कार्य करता है। जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा मेरा वोल्टेज और ये रहा प्रतिरोध। बीच में टंगस्टन में जब करंट को पास किया जाता है तो टंगस्टन जो है कि प्रकाशित होने लगता है। इसे हम बल्ब में लगा देते हैं। जब प्रकाशित होने लगता है तो इसे बल्ब में लगा दिया जाता है। बल्ब में लगा देते हैं, जब इसे परिपथ में लाया जाता है तो बल्ब प्रकाशित होने लगता है। उसी तरीके से हम समझ लेते हैं नाइक्रोम उसी तरीके से होता है। वोल्टेज और प्रतिरोध रोकता है और बीच में नाइक्रोम रहता है। तो जब नाइक्रोम में करंट पास किया जाता है
तो नाइक्रोम गर्म हो जाता है, ताप देने लगता है, तापशील हो जाता है, तो फिर उसे हीटर में, गीजर में, प्रेस में इत्यादि में यूज कर लेते हैं। उसी तरीके से मेरा हो जाएगा कॉपर। सबका अलग अलग कार्य होता है। कॉपर हो जाएगा तो कॉपर में भी जब करंट को पास किया जाता है तो कॉपर को कुंडली के रूप में पंखे, कूलर इत्यादि मोटर में हम यूज कर लेते हैं। कॉपर में जब करंट पास किया जाता है तो कॉपर गोल गोल घूमने लगता है, इसलिए इसे पंखा, कूलर इत्यादि में, मोटर में यूज कर लेते हैं। चलिए हम आगे समझ लेते हैं। अब आगे समझते हैं फेज और न्यूट्रल। चलिए हम समझ लेते हैं फेज और न्यूट्रल। हम समझ लेते हैं फेज और न्यूट्रल। जो फेज जो है, इसे नाम से ही पता चलता है। फेज को कहते हैं लाइव वायर, जिंदा तार या गरम वायर, गरम तार। इसे लाल रंग के तार से दर्शाया जाता है। और न्यूट्रल वायर जो है, इसे नीला, पीला, काला को मतलब 2-3 रंग दे दिया जाता है, जिसे आसानी से समझ में आ सके इलेक्ट्रीशियन को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, अगर करंट का एक खासियत होता है कि अगर करंट को लौटने का रास्ता नहीं मिला तो वो कोई क्रिया नहीं करता है वहां पर। चलिए हम समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हम देख ले रहे हैं, ये रहा मेरा फेज वायर, और ये रहा मेरा कोई वर्किंग डिवाइस, यानी कि मान लेते हैं हम फ्रिज ही मान लेते हैं। ये है मेरा, मान लीजिए, फ्रिज। जैसा कि अभी हमने बोला कि अगर फेज वायर को अगर लौटने का रास्ता नहीं मिला करंट को तो वो कोई क्रिया नहीं करेगा, इसलिए हम इसको लौटने का रास्ता बना दे रहे हैं। ये रहा मेरा न्यूट्रल वायर। जहां से करंट जाता है उसे कहते हैं फेज वायर, और जहां से करंट वापस होता है उसे कहते हैं न्यूट्रल वायर। चलिए आगे समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अगर फेज में अगर कहीं लीक हो जा रहा है, फेज में अगर कहीं लीक है, मान लीजिए गलती से कहीं लीक हो गया फेज अगर एक्स्ट्रा चला गया, फ्रिज में चला गया, तो अगर हम कभी अगर इसे छुएंगे तो करंट हमारे शरीर के जरिए, पैर के जरिए करंट हमारे शरीर में आ जाएगा और पैर के जरिए चला जाएगा जमीन में, और फिर उसे लौटने का रास्ता मिल जाएगा। और जब लौटने का रास्ता मिल जाएगा तो हमें करंट लग सकता है। चलिए हम आगे समझ लेते हैं। जब कभी भी घर में सप्लाई लेते हैं तो जब ये करंट लग रहा है हमें, तो इसके लिए जब जैसे अभी हमने बताया कि ग्रीन वायर निकाला जाता है, अर्थिंग। ठीक, जब इस करंट लग रहा है तो इसमें से हम एक ग्रीन वायर निकाल लेंगे, जिससे कि सप्लाई जब कभी लिया जाता है घर में, तो सप्लाई लिया जाता है तो वहां पे सबसे पहले एक वायर डाला जाता है, ग्रीन कलर का वायर डाला जाता है जमीन के अंदर, जिसे हम अर्थिंग वायर कहते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक मेरा प्लग है। अर्थिंग वायर जो होता है वो सबसे मोटा, बड़ा होता है, और ग्रीन कलर का अर्थिंग वायर हमेशा होता है। ये है मेरा अर्थिंग वायर, और ये है फेज वायर, और ये है मेरा न्यूट्रल वायर। जैसा कि अभी बताया कि यहाँ से ग्रीन वायर एक निकाल देते हैं, तो ग्रीन वायर को जाके अर्थिंग वायर में लगा दिया जाता है, और ये जो न्यूट्रल वायर है इसे न्यूट्रल वायर में लगा दिया जाता है। फेज वायर है, इसे फेज वायर में लगा दिया जाता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा बोर्ड है।
जैसा कि अभी हमने बताया कि जो अर्थिंग वायर होता है वो सबसे प्लग में सबसे मोटा और बड़ा होता है। तो देख सकते हैं आप कि मेरा अर्थिंग वायर है ये, जैसा कि भी हमने बताया कि जब कभी भी सप्लाई लिया जाता है तो सबसे पहले एक वायर जमीन में डाला जाता है। तो अर्थिंग वायर इसमें हमारा पहले से ही जमीन में है। मान लीजिए अगर कहीं से भी फेज यहाँ पे घिसता घिसता लीक हो जाए, ठीक, तो इसके लिए हमें अर्थिंग वायर लगाया जाता है। जब हम इसे प्लग में लगाएंगे तो ये जो मेरा अर्थिंग वायर सबसे मोटा और बड़ा है वो सबसे पहले आएगा, बोर्ड में सबसे पहले आएगा, जिससे जो भी मेरा एक्स्ट्रा फेज यहाँ पे बचा होता है वो अर्थिंग वायर के जरिए चला जाता है जमीन में, और जो बचता है फेज और न्यूट्रल उससे हमारा वर्किंग डिवाइस काम करता है। मतलब अर्थिंग वायर का एक ही काम होता है कि लीकेज, जहाँ कहीं पे भी अगर लीकेज हो तो उस जरिए हमें करंट न लगना, करंट से बच। चलिए अब हम आकाशीय बिजली के बारे में समझ लेते हैं कि जब आकाशीय बिजली कभी हमारे घर पे लगता है तो हमारा वर्किंग डिवाइस कैसे सेफ रहता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, कभी भी अगर आकाशीय बिजली अगर हमारे घर पे या फिर घर के अगल बगल आता है, गिरता है, तो अर्थिंग वायर के जरिए चला जाता है वो जमीन में, जिससे हमारा जो भी वर्किंग डिवाइस है, फ्रिज, कूलर, जो भी है वर्किंग डिवाइस, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए अर्थिंग